आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बायो एशिया के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया। रेड्डी ने कहा कि बायो एशिया सम्मेलन ने हैदराबाद को विश्व की जीवन विज्ञान राजधानी के रूप में पेश किया है। इससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास में भी मदद मिली है। तेलंगाना सरकार अनुसंधान और नवाचार संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में संचालित दवा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, यहां काम करने वाली कंपनियों को अलग दशक में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद भारत की इलेक्ट्रॉनिक वाहन राजधानी के रूप में भी उभर रहा है। शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पंजीकरण सबसे अधिक हुआ है। मुख्य शहर के बाहर बाहरी रिंग रोड और क्षेत्रीय रिंग रोड के बीच एक ईवी निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। ये सब दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक होगा और इसे चीन +1 की जरूरत को पूरा करने के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रेडियल सड़कें ORR और RRR को जोड़ेगी और इन सड़कों के दोनों किनारों पर क्लस्टर विकसित करेगी। NDRF ने 22 फरवरी को छत गिरने के बाद श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर में फंसे 8 श्रमिकों के बचाव अभियान में आज खोजी कुत्तों को तैनात किया है। फंसे हुए श्रमिकों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए प्रशिक्षित बचाव कुत्तों ने NDRF और SDRF टीमों के साथ सुरंग में प्रवेश किया। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने बचाव के संबंध में आगे का रास्ता सुझाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान के अलावा LNT के ऑस्ट्रेलियाई हिस्से के विशेषज्ञों को सुरंगों और बचाव कार्यों में व्यापक अनुभव के साथ शामिल किया था। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने आज कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में अंबरपेट फ्लाईओवर, जिस पर निर्माण गतिविधि लंबे समय से लंबित थी, पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी 2 दिशाओं में जाने वाली सड़कों को पूरा करने की ज़रूरत है, जिसके लिए 6 स्थानों पर भूमि अधिग्रहण लंबित है। मैं तेलंगाना सरकार से इसे पूरा करने का अनुरोध करता हूँ। कल से अस्थायी आधार पर फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जारी कर दिया जाएगा। हम फ्लाईओवर के नीचे की सड़कों पर काम तेज कर देंगे। मेरा लोकसभा क्षेत्र में अंबरपेटा 6 नंबर फ्लाईओवर का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत दिन से पेंडिंग था, पूरा हो गया। मगर अभी भी जो फ्लाईओवर के नीचे से 2 तारा रोड जाते हैं 2 साइड्स का, वो रोड पूरा बनाना है। इसके लिए 6 जगह अभी लैंड एक्विजिशन का पेंडिंग है। मैं तेलंगाना सरकार से पहले से भी डिमांड कर रहा हूं, अभी भी रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। अभी 6 जगह लैंड एक्विजिशन पूरा करना है। लैंड एक्विजिशन जैसा पूरा करके दिए तो नीचे का रोड भी पूरा होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार ने फोन टैपिंग मामले में BRS को क्लीन चिट दे दी है। कुमार ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी नेता रामचंद्र रेड्डी द्वारा फोन टैपिंग मामले को CBI को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका के खिलाफ बहस कर रही है। कांग्रेस BRS की रक्षा करना चाहती है। सरकार ने फोन टैपिंग मामले की जाँच के लिए नोटिस क्यों नहीं जारी किया। कुमार ने पूछा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि BRS फोन टैपिंग मामले और कालेश्वरम परियोजना मुद्दे में शामिल है। कुमार ने पूछा कि कांग्रेस ने फोन टैपिंग मामले के एक आरोपी प्रभाकर राव को क्यों नहीं पकड़ा, जो फरार है। उन्होंने दोहराया कि मामला CBI को सौंप दिया जाना चाहिए, जो अपराधियों को न्याय के कटघरे में ले आएगी। रमज़ान के कुछ ही दिन बचे हैं। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में अरेंजमेंट शुरू हो गई है। हालांकि इंस्पेक्शन और 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से मरम्मत की योजना को अंतिम रूप 1 सप्ताह पहले दिया गया था, लेकिन रमज़ान के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने का काम अब शुरू हो गया है। फिलहाल शहर की ऐतिहासिक मस्जिद से कूलर, शेड आदि बुनियादी व्यवस्थाएं गायब हैं। मस्जिद के एंट्रेंस गेट पर भी बहता हुआ पानी दिखाई देता है। मस्जिद में बिजली के तार भी खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से कवर नहीं किया गया है। इस बीच हैदराबाद की अन्य मस्जिदों ने रमज़ान से पहले उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं कई मस्जिदों में तरावी के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। यह देखने वाली बात होगी कि मक्का मस्जिद के अरेंजमेंट्स रमज़ान से पहले पूरी हो पाएगी या नहीं। तेलंगाना से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। इलाके के निर्मल जिले में एक 16 साल के लड़के ने प्यार की वजह से एक लड़की के पिता पर हमला कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16 साल के लड़के एक लड़की का पीछा कर रहा था, जिससे वह 4 साल पहले से प्यार करता था। ऐसे में जब लड़की ने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया तो वह सीधे उसके पिता के पास गया और उससे शादी करने के लिए कहा।
लड़के के पिता को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसे मना कर दिया। वही पुलिस ने बताया कि ऐसे में लड़के ने लड़की के पिता के खिलाफ उनकी शादी के लिए सहमत न होने की वजह से साजिश करना शुरू कर दिया और उन्हें मारने की योजना बनाई। सब डिविजनल एएसपी और टाउन सीआई ने बताया कि लड़का जिले में राजमिस्त्री का काम करता है। उसे उसकी कॉलोनी की 16 साल की उम्र की लड़की से प्यार था। पुलिस ने बताया कि लड़का जब लड़की के पास गया और कहा कि वह उसे 4 साल से प्यार करता है, लड़के ने लड़की से शादी करने की बात कही तो उसने मना कर दिया। ऐसे में लड़का सीधा लड़की के पिता के पास गया और उससे शादी करने के लिए कहा। लड़की की बातों से लड़की के पिता ने उसे यह कहते हुए भगा दिया कि दोनों युवा हैं और जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो जाए तब उन्हें बात करनी चाहिए। लड़की के पिता की इस बात को सुनकर लड़के ने उन्हें मारने का फैसला किया। वही शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़के और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में निर्माण कार्य के दौरान श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट अचानक से गिर गया और वहां काम कर रहे 8 मजदूर सुरंग में फंस गए। इस हादसे की चपेट में आए वो 8 लोग पिछले 72 घंटों से सुरंग में ही फंसे हुए हैं। इन्हें रेस्क्यू करने का अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम में उन 6 खानिकों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने साल 2023 में उत्तराखंड में सिलकयारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाया था। इस बात की जानकारी राज्य के कैबिनेट मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने दी है। उन्होंने कहा कि टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम में साल 2023 में उत्तराखंड में सिलकयारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने वाले खनिजों को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुरंग में फंसे हुए व्यक्तियों को बचने की संभावना बहुत कम है क्योंकि दुर्घटना स्थल कीचड़ और मलबे से भरा हुआ है और उन्हें बचाने में अभी 3 से 4 दिन लगेंगे। घटनास्थल की हालत इतनी खराब है कि बचाव कर्मी के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शशि थरूर ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट किए। पहले में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ तस्वीर शेयर की और दूसरे में वो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की एक मांग का समर्थन करते हुए नजर आए। शशि थरूर के इन 2 सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से उनके बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है। दरअसल पिछले दिनों में उन्होंने पार्टी लाइन के इतर अपनी बात रखी। वह खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर अपने तेवर दिखाते नजर आए थे। ऐसे में आज उनकी ये 2 पोस्ट थोड़ा कन्फ्यूजन करते दिख रहे हैं। शशि थरूर सुबह अपने पहले पोस्ट में केंद्र सरकार के उस कदम की तारीफ करते दिखे जिसमें ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता फिर शुरू की गई है। उन्होंने लिखा, ब्रिटेन के व्यापार एवं कारोबार मामलों के राज्य सचिव जोनाथन के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा। लंबे वक्त से रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता फिर से शुरू हो गई है। यह बहुत स्वागत योग्य है। इसके ठीक 8 मिनट बाद शशि थरूर ने एक और पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने अखबार की एक लिंक शेयर की जिसमें प्रियंका गांधी वायनाड लैंडस्लाइड में पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे लोन को अनुदान में बदलने और इसे खर्च करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही हैं। शशि थरूर ने लिखा, मैं प्रियंका गांधी की इस डिमांड का पुरजोर समर्थन करता हूं। वायनाड लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर जो लोन दिया गया है उसे अनुदान में तब्दील किया जाना चाहिए और इसे खर्च करने की समय सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। भारत और श्रीलंका के संबंधों में वैसे तो काफ़ी नज़दीकियां है, लेकिन मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई का विवाद दशकों पुराना है। 23 फरवरी को भी श्रीलंका ने भारत के 32 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु की राजनीति में बेहद अहम इस विषय को राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर को मछुआरों की गिरफ्तारी के विषय पर फिर एक बार एक पत्र लिखा। पत्र में स्टालिन ने इस विषय का कोई स्थायी समाधान ढूंढने और गिरफ्तार सभी मछुआरों, उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं और श्रीलंकाई अधिकारियों की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की मांग की। MK स्टालिन ने कहा, इस तरह की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए श्रीलंकाई हुकूमत पर लगातार दबाव बनाने के बावजूद ये सिलसिला नहीं थम रहा है। स्टालिन ने इसको लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी जारी किए, जिसके मुताबिक इस वर्ष 8 अलग अलग घटनाओं में श्रीलंका की नौसेना ने कुल 119 मछुआरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन मछुआरों ने 16 नौकाओं को भी जब्त कर लिया है। ऐसे में स्टालिन ने विदेश मंत्री से इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक और निश्चित हल खोजने की खातिर तुरंत संयुक्त कार्य समूह बुलाने का अनुरोध किया, क्योंकि इन गिरफ्तारियों के कारण मछुआरों के परिवारों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आज राज्य में लोकसभा सीटों के परिसीमन के प्रभाव पर चर्चा के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कुल 40 पंजीकृत राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों से इस बैठक में भाग लेने और एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने की अपील की है। आज राज्य सचिवालय में उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु को अब अपने अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष करने की जरूरत है। लोकसभा सीटों के परिसीमन के नाम पर दक्षिणी राज्यों के सिर पर तलवार लटक रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सभी विकास संकेतकों में से सबसे आगे है और इस विभाजन से राज्य बुरी तरह प्रभावित होगा। वर्तमान में राज्य में 39 सांसद हैं और 2026 में परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या घटकर 31 रह सकती है। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप 8 लोकसभा सीटें खत्म हो जाएंगी। स्टालिन ने आगे बताया कि जनसंख्या नियंत्रण भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है और तमिलनाडु ने इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।